नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कृषि सुधार किसानों को सशक्त, बंधन मुक्त बनाएंगे और नए अधिकार तथा अवसर देंगे। मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा, प्रौद्योगिकी की मदद से संस्कृति भावनात्मक उत्प्रेरक के रूप में काम करती है। उन्होंने कहा, गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं ने वैंकूवर से वेलिंगटन और सिंगापुर से दक्षिण अफ्रीका तक लोगों को प्रेरणा दी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार किसानों की सभी समस्याओं पर चर्चा करने को तैयार। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कोविड उपरांत दौर में भारत और सेशल्स के बीच रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। कोविड से स्वस्थ होने की दर 93.68% पर पहुंची। सिडनी में दूसरे एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के समक्ष 390 रन का लक्ष्य रखा। दोपहर समाचार में पुष्पलता शर्मा के साथ मैं अतहर सईद। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि हाल के कृषि सुधारों ने किसानों के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं। आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसान लंबे समय से इनकी मांग कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद ने बहुत विचार विमर्श के बाद कृषि सुधारों को कानूनी रूप दिया है। बीते दिनों हुए कृषि सुधारों ने किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार भी खोले हैं। बरसों से किसानों की जो मांग थी, जिन मांगों को पूरा करने के लिए किसी न किसी समय में हर राजनीतिक दल ने उनसे वायदा किया था, वो मांगे पूरी हुई हैं। काफी विचार विमर्श के बाद भारत की संसद ने कृषि सुधारों को कानूनी स्वरूप दिया। इन सुधारों से न सिर्फ किसानों के अनेक बंधन समाप्त हुए हैं, बल्कि उन्हें नए अधिकार भी मिले हैं, नए अवसर भी मिले हैं। इन अधिकारों ने बहुत ही कम समय में किसानों की परेशानियों को कम करना शुरू कर दिया है। श्री मोदी ने बताया कि कैसे इन सुधारों ने महाराष्ट्र के धुले जिले के एक किसान जितेंद्र भोईजी को मकई बेचने के लिए अपने बकाया भुगतान प्राप्त करने में मदद की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रम और अफवाहों से बचने में सही जानकारी हर व्यक्ति के लिए बड़ा संबल होती है। उन्होंने राजस्थान के 12 जिले में रहने वाले मोहम्मद असलम की सराहना की। किसानों में जागरूकता बढ़ाने का ऐसा ही एक काम कर रहे हैं राजस्थान के 12 जिले में रहने वाले मोहम्मद असलम जी। ये किसान उत्पादक संघ के सीईओ भी हैं। उम्मीद है बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज को ये सुनकर अच्छा लगेगा कि अब देश के दूर दराज वाले इलाकों में काम कर रहे किसान संगठनों में भी सीईओज होने लगे हैं। मोहम्मद असलम जी ने अपने क्षेत्र के अनेकों किसानों को मिलाकर एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया है। इस ग्रुप पर वो हर रोज आसपास की मंडियों में क्या भाव चल रहा है, इसकी जानकारी किसानों को देते हैं। खुद उनका एफपीओ भी किसानों से फसल खरीदता है। इसलिए उनके इस प्रयास से किसानों को निर्णय लेने में मदद मिलती है। श्री मोदी ने कहा कि जहां जागरूकता है वहीं जीवंतता होती है। उन्होंने हरियाणा के कैथल जिले के वीरेंद्र यादव की भी प्रशंसा की, जो ऑस्ट्रेलिया से 2 वर्ष पूर्व वापस लौटकर पराली की समस्या के समाधान के लिए काम कर रहे हैं। पराली का समाधान करने के लिए वीरेंद्र जी ने पुआल की गांठ बनाने वाली स्ट्रॉ बेलर मशीन खरीदी। इसके लिए उन्हें कृषि विभाग से आर्थिक मदद भी मिली। इस मशीन से उन्होंने पराली के गट्ठे बनाना शुरू कर दिया। गट्ठे बनाने के बाद उन्होंने पराली को एग्रो एनर्जी प्लांट और पेपर मिल को बेच दिया। वीरेंद्र जी ने पराली से सिर्फ 2 साल में 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यापार किया है और उसमें भी लगभग 50 लाख रुपए मुनाफा कमाया है। इसका फायदा उन किसानों को भी हो रहा है जिनके खेतों से वीरेंद्र जी पराली उठाते हैं। प्रधानमंत्री ने युवाओं से अनुरोध किया कि वे अपने आसपास के गांवों का दौरा करके किसानों को खेती में नवाचारों और हाल के कृषि सुधारों के बारे में जागरूक करें। श्री मोदी ने कहा कि संकट के समय संस्कृति बहुत काम आती है। क्राइसिस में कल्चर बड़े काम आता है। इससे निपटने में अहम भूमिका निभाता है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी कल्चर एक इमोशनल रिचार्ज की तरह काम करता है। घर बैठे दिल्ली के नेशनल म्यूजियम गैलरीज का टूर कर पाएंगे, जहां एक और
सांस्कृतिक धरोहरों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से अधिक लोगों तक पहुंचाना अहम है, वहीं इन धरोहरों के संरक्षण के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग भी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने इस संबंध में एक दिलचस्प परियोजना का उदाहरण दिया, जहां नॉर्वे में स्मालवार्ड नामक एक द्वीप में एक उत्तर ध्रुवीय विश्व अभिलेखागार स्थापित किया गया है। श्री मोदी ने इस बात पर भी प्रसन्नता व्यक्त की कि अजंता की गुफाओं की विरासत और कला को संरक्षित करने के साथ साथ उन्हें डिजिटल रूप भी दिया जा रहा है। इस डिजिटल रूप में महत्वपूर्ण दस्तावेज और उद्धरण भी होंगे। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे शिलांग में खिले हुए चेरी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। उन्होंने कहा कि इन तस्वीरों ने मेघालय की सुंदरता को और बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिनों पहले विश्व धरोहर सप्ताह मनाया गया था। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना संक्रमण के बावजूद लोगों ने एक अभिनव तरीके से इस धरोहर सप्ताह समारोह में भाग लिया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि देवी अन्नपूर्णा की एक बहुत पुरानी प्रतिमा कनाडा से भारत वापस आ रही है। इस मूर्ति को वाराणसी के एक मंदिर से 100 साल पहले 1913 के आसपास चुराकर देश के बाहर भेज दिया गया था। श्री मोदी ने इसे संभव बनाने के लिए कनाडा सरकार और अन्य सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस प्रतिमा की तरह कई अमूल्य धरोहरों को तस्करों के गिरोहों द्वारा भारत से बाहर ले जाकर बहुत ही महंगे दामों पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेचा गया है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने कड़े प्रतिबंध लगाए हैं और ये सुनिश्चित करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं कि इन धरोहरों को स्वदेश वापस लाया जाए। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों से देश कई प्रतिमा और कलाकृतियों को वापस लाने में सफल रहा है। श्री मोदी ने कहा कि जाने माने पक्षी विज्ञानी सालिम अली के 125वें जयंती समारोह 12 नवंबर से शुरू हो चुके हैं। उन्होंने पक्षी निहारन के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया था। श्री मोदी ने कहा कि वे हमेशा से ही पक्षियों को देखने के शौकीन लोगों के प्रशंसक रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कई पक्षी निहारन संगठन सक्रिय हैं, जिनसे लोगों को जुड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री ने ब्राजील के जोनास मेसेटी का भी उल्लेख किया, जिन्होंने विश्वनाथ के नाम से भी जाना जाता है। वे वेदांत और गीता की शिक्षा देते हैं और विश्वविद्यालय नाम से एक संगठन भी चलाते हैं। श्री मोदी ने कहा कि एक मैकेनिकल इंजीनियर से शेयर बाजार होते हुए अध्यात्म तक की मेसेटी की यात्रा बहुत दिलचस्प है। जोनास ने कोयम्बटूर के आर्ष विद्या गुरुकुलम में 4 साल तक रहकर वेदांत दर्शन का अध्ययन किया। पिछले 7 वर्षों में जोनास ने वेदांत पर अपने फ्री ओपन कोर्सेज के माध्यम से 1.5 लाख से अधिक स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। जोनास न केवल एक बड़ा काम कर रहे हैं, बल्कि उसे एक ऐसी भाषा में कर रहे हैं जिसे समझने वालों की संख्या भी बहुत अधिक है। लोगों में इसको लेकर काफी रुचि है कि कोरोना और क्वारंटाइन के इस समय में वेदांत कैसे मदद कर सकता है। मन की बात के माध्यम से मैं जोनास को उनके प्रयासों के लिए बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री ने न्यूजीलैंड में नवनिर्वाचित सांसद गौरव शर्मा द्वारा संस्कृत में शपथ लेने की सराहना करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति का प्रसार प्रत्येक भारतीय को गौरवान्वित करता है। न्यूजीलैंड में वहां के नवनिर्वाचित एमपी डॉक्टर गौरव शर्मा ने विश्व की प्राचीन भाषाओं में से एक संस्कृत भाषा में शपथ ली। एक भारतीय के तौर पर भारतीय संस्कृति का ये प्रसार हम सबको गर्व से भर देता है। मन की बात के माध्यम से मैं गौरव शर्मा जी को शुभकामनाएं देता हूं। हम सभी की कामना है वो न्यूजीलैंड के लोगों की सेवा में नई उपलब्धियां प्राप्त करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र कल गुरु नानक देव का 551वां प्रकाश पर्व मनाएगा। उन्होंने कहा कि गुरु नानक के उपदेश वैंकूवर से वेलिंगटन और सिंगापुर से दक्षिण अफ्रीका तक गूंजते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है, सेवक को सेवा बन आई, यानी सेवक का काम सेवा करना है। बीते कुछ वर्षों में कई अहम पड़ाव आए और एक सेवक के तौर पर हमें बहुत कुछ करने का अवसर मिला। गुरु साहिब ने हमसे सेवा ली। गुरु नानक देव जी का ही 550वां प्रकाश पर्व, श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व, अगले वर्ष श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व भी है। ये गुरु नानक देव जी ही थे जिन्होंने लंगर की परंपरा शुरू की थी। और आज हमने देखा कि दुनिया भर में सिख समुदाय ने किस प्रकार कोरोना के इस समय में लोगों को खाना खिलाने की अपनी परंपरा को जारी रखा। मानवता की सेवा की ये परंपरा हम सभी के लिए निरंतर प्रेरणा का काम करती है।
श्री मोदी ने कच्छ में स्थित लखपत गुरुद्वारा साहिब का उल्लेख किया, जो 2001 के भूकंप में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। श्री मोदी ने स्वयं को इस बात के लिए धन्य और भाग्यशाली बताया कि उन पर इस गुरुद्वारे के नवीनीकरण की जिम्मेदारी आई थी। इस गुरुद्वारे के जीर्णोद्धार के प्रयासों को 2004 में यूनेस्को एशिया प्रशांत विरासत डिस्टिंक्शन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले साल नवंबर में करतारपुर साहिब गलियारे का उद्घाटन एक ऐतिहासिक घटना थी। उन्होंने कहा कि विदेशों में रहने वाले सिखों द्वारा दरबार साहिब की सेवा में योगदान देना अब आसान हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आईआईटी दिल्ली से लेकर आईआईटी गुवाहाटी तक कई शिक्षण संस्थानों के छात्रों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि छात्रों को अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भी अपने संस्थानों में पूर्व छात्रों के रूप में योगदान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आईआईटी के पूर्व छात्रों ने अपनी आईआईटी में सम्मेलन कक्ष, प्रबंध केंद्र और इंक्यूबेशन केंद्रों का निर्माण किया है। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों से मौजूदा छात्रों की पढ़ाई में सुधार होता है। श्री मोदी ने कहा कि आईआईटी दिल्ली ने एक अक्षय निधि शुरू की है, जो एक शानदार विचार है। उन्होंने कहा कि विश्व के कई प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में इस तरह की निधि स्थापित करने की संस्कृति है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्व छात्र अपने संस्थानों के प्रौद्योगिकी उन्नयन, भवनों के निर्माण, पुरस्कार, छात्रवृत्ति और कौशल विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 5 दिसंबर को श्री अरबिंदो की पुण्यतिथि मनाई जाएगी। श्री मोदी ने कहा कि श्री अरबिंदो के विचारों में बहुत गहराई है। उन्होंने युवाओं से इस महान व्यक्तित्व के बारे में और अधिक जानने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे जैसे देश वोकल फॉर लोकल की दिशा में आगे बढ़ रहा है, उसे श्री अरबिंदो के स्वदेशी के दर्शन से प्रेरणा मिल रही है। स्वयं श्री अरबिंदो को स्वदेशी की प्रेरणा उनके परिवार से मिली थी। उनके नाना राजनारायण बोस बंगाल के एक महान विचारक और कवि थे। श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि प्रत्येक नागरिक को स्वदेशी अपनाने के बारे में श्री अरबिंदो के विचारों को पढ़ना चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि श्री अरबिंदो ने शिक्षा को केवल किताबी ज्ञान, डिग्री या नौकरी का माध्यम नहीं माना था। श्री अरबिंदो का कहना था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो युवा पीढ़ी के दिलों और दिमागों को भी प्रशिक्षित करे। श्री मोदी ने कहा कि आज देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से श्री अरबिंदो की दृष्टि को पूरा कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि देश ने अब लॉकडाउन चरण से बाहर निकलने के बाद कोविड-19 के टीके पर चर्चा शुरू कर दी है। हालांकि उन्होंने आगाह किया कि कोरोना के बारे में कोई भी लापरवाही बहुत घातक होगी। श्री मोदी ने सभी को कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई को मजबूत करने के लिए कहा। बाबा साहेब आम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे देश के प्रति समर्पण की एक बार फिर पुष्टि करें। बाबा साहेब आम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हर साल लाखों की संख्या में लोग मुंबई में दादर स्थित उनके समाधि स्थल चैत्य भूमि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस साल कोरोना महामारी के कारण महाराष्ट्र सरकार ने लोगों से समाधि स्थल पर न जाकर इस दिन को अपने घर पर ही मनाने का अनुरोध किया है। सरकार ने चैत्य भूमि में लोगों को इकट्ठा होने के खिलाफ निर्देश जारी किया है। तथापि उस दिन विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें सीएम उद्धव ठाकरे के साथ अन्य वरिष्ठ नेताओं और गणमान्य व्यक्ति डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि प्रदान करेंगे। हर साल की तरह इस साल भी अन्य कार्यक्रमों के साथ चैत्य भूमि में हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा भी की जाएगी। सरकार ने कार्यक्रम के लाइव टेलीकास्ट की विशेष व्यवस्था भी की है, जिसे टीवी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लोग अपने घर पे बैठ के देख सकते हैं। हर साल की तरह अन्य तैयारी भी की जा रही है, जिसमें अशोक स्तंभ और तोरण द्वार की सफाई और पेंटिंग शामिल है। इसके अलावा चैत्य भूमि, अशोक स्तंभ, भीम ज्योति आदि में फूलों की सजावट के लिए भी विस्तृत व्यवस्था की जा रही है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कृषि सुधार किसानों को सशक्त, बंधन मुक्त बनाएंगे और नए अधिकार तथा अवसर देंगे। मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा, प्रौद्योगिकी की मदद से संस्कृति भावनात्मक उत्प्रेरक के रूप में काम करती है। उन्होंने कहा, गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं ने वैंकूवर से वेलिंगटन और सिंगापुर से दक्षिण अफ्रीका तक लोगों को प्रेरणा दी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार किसानों की सभी समस्याओं पर चर्चा को तैयार। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कोविड उपरांत दौरे में भारत और सेशल्स के बीच रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। कोविड से स्वस्थ होने की दर 93.68% पर पहुंची।
सिडनी में दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के समक्ष 390 रन का लक्ष्य रखा। सटीक, विश्वसनीय और समाचारों की विस्तृत जानकारी के लिए सुने हमारे आधे घंटे के समाचार बुलेटिन AIR न्यूज 24x7 और FM गोल्ड पर प्रतिदिन सुबह 8 बजे, दोपहर 2:30 बजे और सायं 8 बजे हिंदी में, और अंग्रेजी में सुबह 8:30 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 8:30 बजे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किसान यूनियन के नेताओं से दिल्ली पुलिस द्वारा निर्धारित जगह पर जाने का आग्रह किया है। श्री शाह ने कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर रहे किसानों से कहा है कि केंद्र सरकार उनकी हर मांग पर चर्चा के लिए तैयार है। जो किसान भाई अपना आंदोलन कर रहे हैं, वो सभी को मैं अपील करना चाहता हूं कि भारत सरकार आपसे चर्चा करने के लिए तैयार ही। 3 दिसंबर को कृषि मंत्री जी ने आपको निमंत्रण पत्र भेजा है चर्चा के लिए, और भारत सरकार आपकी हर समस्या और आपकी हर मांग पर विचार विमर्श करने के लिए तैयार है। किसान यूनियन के सभी नेताओं को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सारे किसान भाइयों को लेकर जो स्थान दिल्ली पुलिस ने तय किया है वहीं पर आ जाइए। पुलिस परमिशन के साथ शांतिपूर्वक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन चालू रखिए, और शीघ्र भारत सरकार आपसे बातचीत करने के लिए तैयार है। बातचीत को भी आगे बढ़ाइए। गृह मंत्री ने कहा है कि किसान निर्धारित जगह पर धरना प्रदर्शन करेंगे तो इससे जनता को परेशानी नहीं होगी। अपना धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से करते हैं तो मुझे लगता है कि इससे किसानों की भी परेशानी कम होगी और आवाजाही कर रहे आम जनता की भी परेशानी कम होगी। और अगर किसान यूनियन चाहते हैं कि भारत सरकार जल्द बात करे, 3 तारीख के पहले इनसे बात करे, तो मेरा आप सभी को ये आश्वासन है कि जैसे ही आप लोग इसमें शिफ्ट हो जाते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड जगह पे अपने आंदोलन को शिफ्ट करते हैं और वहां पर आप अच्छी तरीके से सेट हो जाते हैं, दूसरे ही दिन भारत सरकार आपके साथ आपकी समस्या और मांगों के लिए बातचीत करने के लिए तैयार है। इस बीच कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आशा व्यक्त की है कि किसानों के प्रतिनिधि 3 दिसंबर को चर्चा के लिए आएंगे। चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमने 3 दिसंबर का आमंत्रण उनको भेजा है और मुझे आशा है कि वो सब लोग आएंगे और संवाद के माध्यम से रास्ता ढूंढेंगे। मुझे आशा है कि किसान वस्तु स्थिति को समझेंगे और चर्चा का मार्ग अपनाएंगे। भारत सरकार हर वो काम करने को तैयार है जो किसान की समृद्धि के लिए जरूरी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद पहुंच गए हैं और उन्होंने बृहत हैदराबाद नगर निगम चुनाव के प्रचार के अंतिम दिन रोड शो से पहले भाग्य लक्ष्मी मंदिर में प्रार्थना की। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित भाजपा के शीर्ष नेताओं ने नगर निगम चुनावों में भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार किया है। चुनाव प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। 150 सीटों वाले नगर निगम चुनाव के लिए 1 दिसंबर को मतदान होगा। 1122 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कोविड उपरांत दौर में भारत और सेशल्स के बीच सामरिक भागीदारी प्रगाढ़ करने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। 2 दिन की सेशल्स यात्रा के समापन पर कल विदेश मंत्री ने ये बात कही। यात्रा के दौरान उन्होंने 27 नवंबर को राजभवन में सेशल्स के राष्ट्रपति वेविल रामकलावन से मुलाकात की। उन्होंने सेशल्स के विदेश मंत्री सिल्वेस्ट्रे राडेगोंडे से भी बातचीत की। राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने हाल के चुनाव में राष्ट्रपति रामकलावन की जीत पर भारत के लोगों और सरकार की ओर से बधाई दी। उन्होंने जनवरी 2018 में श्री रामकलावन की भारत यात्रा का उल्लेख करते हुए उनके नेतृत्व पर विश्वास व्यक्त किया।
विदेश मंत्री ने कहा कि उनके कार्यकाल में दोनों देशों के बीच संबंध और बढ़ेंगे और विकास की गति तेज होगी। डॉक्टर जयशंकर ने भारतीय नेतृत्व की ओर से राष्ट्रपति राम कलावन को 2021 में भारत यात्रा का निमंत्रण भी दिया। बैठक के दौरान विदेश मंत्री और सेशल्स के राष्ट्रपति ने दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और पड़ोसी जैसे संबंधों का उल्लेख किया और कहा कि लोकतंत्र और कानून के शासन के सिद्धांत पर दोनों देश एकमत हैं। भारत कल शंघाई सहयोग संगठन SCO के शासनाध्यक्षों की परिषद की बैठक का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजन करेगा। इस बैठक से पहले संगठन के महासचिव व्लादिमीर नोरोव ने बीजिंग में आकाशवाणी के विशेष संवाददाता अंशुमान मिश्रा के साथ SCO के समक्ष चुनौतियों और इस बैठक से उम्मीदों के बारे में विशेष भेंट के दौरान चर्चा की। श्री नोरोव ने कहा कि बैठक में शिष्टमंडलों के प्रमुख व्यापार, आर्थिक और निवेश संबंधी मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा कोविड महामारी के प्रकोप को देखते हुए इसके असर को लेकर भी बातचीत होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि बैठक में SCO, व्यापारिक परिषद और अंतर बैंक एसोसिएशन की गतिविधियों की समीक्षा का भी कार्यक्रम है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत दुनिया के लिए भारत के दरवाजे इस प्रकार खोलता है कि देश बाकी दुनिया के साथ मजबूती, समानता और आदान प्रदान के आधार पर व्यवहार कर सके। कल एक समारोह में उन्होंने कहा कि भारत को अपनी ऊर्जा देश के भीतर लगानी चाहिए और दुनिया के अनुभव से सीखना चाहिए। सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी भारत में लानी चाहिए तथा पूंजी आकर्षित करनी चाहिए। श्री गोयल ने कहा कि भारत को कौशल विकास और उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। When we talk of Atmanirbhar Bharat, the effort is that India should focus its energies to create what we can within the country, learn from experiences from across the world, bring the best of technologies to India, attract capital, attract skills, attract high quality education, healthcare, so that we can serve our people better. ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 93.68% है। पिछले 24 घंटों में 42,298 रोगी संक्रमण से मुक्त हुए हैं। इसके साथ ही स्वस्थ लोगों की संख्या 88,02,267 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 41,810 लोग संक्रमित हुए। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या 93,92,920 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 496 लोगों की मृत्यु के बाद मृतकों की कुल संख्या 1,36,696 हो गई है। इस समय 4,53,956 मरीजों का इलाज चल रहा है। देश में 10 लाख जनसंख्या पर कोविड जांच की संख्या 1 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार अभी तक 13 करोड़ 82 लाख से अधिक जांच की जा चुकी हैं। ओडिशा में 518 लोगों में संक्रमण की तुलना में कल 802 लोग ठीक हुए। राज्य में संक्रमित लोगों की कुल संख्या 3,18,307 हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संक्रमण से उबर चुके लोगों की संख्या 3,10,549 है। राज्य में कल करीब 500 नए मामले सामने आए हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ समय पहले अकेले खोर्धा जिले में इतने मामले एक दिन में आए थे। अन्य जिलों में भी संक्रमण के मामलों में कमी आ रही है। कम से कम 10 जिलों में पिछले 24 घंटों में 30 मामले सामने आए हैं, जो पहले से 10 कम हैं। राज्य में पिछले कुछ दिनों से प्रतिदिन करीब 40,000 लोगों की जांच की जा रही है। भुवनेश्वर से गिरीश चंद्र दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सौरभ अग्रवाल। बिहार में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर में सुधार हुआ है और ये 97.08% हो गई है। राज्य में इलाज करा रहे संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। वर्तमान में 5,585 मरीजों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटों में 713 लोग संक्रमित हुए, जबकि 668 रोगी स्वस्थ हुए हैं। पटना में 37 संवेदनशील इलाकों को सील कर दिया गया है। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोविड वार्ड में 50 और बिस्तरों की व्यवस्था की गई है। त्रिपुरा में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित 31,632 लोग स्वस्थ हो गए हैं। इसके साथ ही राज्य में स्वस्थ होने की दर 96.98% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कोरोना के 31 नए मामले दर्ज हुए।
87 रोगी स्वस्थ भी हुए। राज्य में अब तक कोरोना मरीजों की संख्या 32,641 हो गई है। मिजोरम में कोविड के 16 नए मामलों की पुष्टि होने से राज्य में इनकी संख्या 3,822 हो गई है। स्वस्थ होने की दर 89.99% हो गई है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 16 नए मामले सामने आए और 58 रोगी संक्रमण से मुक्त हुए। अब तक 3,425 लोगों को विभिन्न कोविड अस्पतालों से ठीक होने के बाद छुट्टी दे दी गई है। इस समय राज्य में कोरोना के 392 सक्रिय मामले हैं। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना संक्रमण बढ़ने को ध्यान में रखते हुए गैर जरूरी सेवाओं से जुड़े अपने 50% कर्मचारियों को घर से ही काम करने के आदेश जारी किए हैं। निजी संगठनों को भी जहां तक संभव हो काम का यही तरीका अपनाने की सलाह दी गई है। हिमाचल प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों को 31 दिसंबर तक 5 दिन कार्यालय और छठे दिन घर से कार्य करने को कहा है। राज्य सरकार ने सभी सामाजिक कार्यक्रमों में 50 लोगों की संख्या सीमित कर दी है। राज्य सरकार 4 जिलों शिमला, मंडी, कुल्लू और कांगड़ा में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू लगाने पर भी विचार कर रही है। भले ही मुंबई कोरोना महामारी से जूझ रहा है, लेकिन शहर में अन्य संक्रामक रोगों के मामले में काफी कमी आई है। बृहन मुंबई नगर निगम ने जानकारी दी है कि पिछले साल की तुलना में इस साल हेपेटाइटिस और गैस्ट्रोएंटेराइटिस के मामले में लगभग 70% की कमी आई है। निगम के अनुसार पीने योग्य जल की गुणवत्ता में सुधार और लोगों में जागरूकता इस सकारात्मक बदलाव के मुख्य कारण हैं। पीने योग्य पानी के साथ साथ जन जागरूकता हेपेटाइटिस ए और ई के रोगियों की संख्या जो पिछले साल जनवरी से नवंबर के बीच 1,494 थी, इस साल जनवरी से नवंबर की अवधि में घटकर सिर्फ 245 रह गई। सिडनी में दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के समक्ष 390 रन का लक्ष्य रखा है। स्टीव स्मिथ ने 64 गेंद पर 104 रन बनाए। कप्तान आरोन फिंच 60 रन बनाकर आउट हुए, जबकि डेविड वार्नर ने 83 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 4 विकेट पर 389 रन बनाए। भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 19 ओवर में 2 विकेट पर 116 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल हिंदी और अंग्रेजी में प्रसारित किया जा रहा है। इसे एफएम रेनबो, राजधानी और प्रसार भारती के यूट्यूब चैनल सहित अन्य चैनलों पर सुना जा सकता है। 3 मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 66 रन से हराया था। तीसरा मैच बुधवार को होगा। इसके बाद दोनों देशों के बीच 3 T20 और 4 टेस्ट मैच खेले जाने हैं। टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच 17 दिसंबर को एडिलेड में खेला जाएगा। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। जम्मू में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम तापमान 25 डिग्री के आसपास रह सकता है। दोपहर बाद या शाम तक बादल छा सकते हैं। श्रीनगर में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। न्यूनतम तापमान 0 से 1 डिग्री सेल्सियस कम और अधिकतम 13 डिग्री सेल्सियस तक रहने के आसार हैं। लेह में आसमान साफ रहेगा, लेकिन दोपहर या शाम को बादल घिर सकते हैं। पारा जमाव बिंदु से 9 डिग्री सेल्सियस नीचे, जबकि अधिकतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। गिलगित में कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 2 डिग्री से नीचे तथा अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। मुजफ्फराबाद में भी आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। तापमान 5 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कृषि सुधार किसानों को सशक्त, बंधन मुक्त बनाएंगे और नए अधिकार तथा अवसर देंगे। मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा, प्रौद्योगिकी की मदद से संस्कृति भावनात्मक उत्प्रेरक के रूप में काम करती है। उन्होंने कहा, गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं ने वैंकूवर से वेलिंगटन और सिंगापुर से दक्षिण अफ्रीका तक लोगों को प्रेरणा दी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार किसानों की सभी समस्याओं पर चर्चा करने को तैयार। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कोविड उपरांत दौर में भारत और सेशल्स के बीच रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। कोविड से स्वस्थ होने की दर 93.68% पर पहुंची। सिडनी में दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के समक्ष 390 रन का लक्ष्य रखा।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।